नमस्ते दोस्तों, गोदान के भाग 12 में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अप्सरा द वॉइस ऑफ कीर्ति। मैं अप्सरा की आवाज़। रात को गोबर जुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। जुनिया को देखते ही सारे गांव में कोहराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियाँ देगी, यह सोचकर उसके पाँव पीछे ले जाते थे। होरी का तो उसे भय न था। वह केवल एक बार दहाड़ेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का। जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगी। नहीं, इसी वक्त तो जुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने जुनिया को घर में घुसने ही नहीं दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वो बेचारी कहाँ जाएगी। अपने घर तो लौट नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो। उसने लंबी सांस ली। किसकी शरण ले, मगर अब माँ इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में 2-4 गालियाँ देगी, लेकिन जब जुनिया उनके पाँव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें ज़रूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिपा रहेगा। जब वो उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएगा और अम्मा को मना लेगा। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए, 2-4 रुपये लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुँह बंद हो जाएगा। जुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी तुम मेरे गले या रोग मर दोगे। न जाने कि किस बुरी साइड को तुमने देखा। न तुम गाय लेने आते और न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर तो कुछ कहना सुनना हो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाज़ार से सौदा बेचकर घर जा रही थी, रात हो गई, अब कैसे जाऊँ, तब तक मैं आ जाऊँगा। जुनिया चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सेल है, मेरा तो जी काँपता है, कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूँगी। गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है, हम लोगों को तो कभी नहीं तमाचा मारा उन्होंने। तुम्हें क्या मरेंगी, उन्हें तो जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गाँव समीप आ गया। गोबर ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। जुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर मत करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तुम चल तो। मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है, तुम इतना डरती क्यों, मैं तो आ ही रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरी जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागे। तुम नाक डर रही हो, जल्दी से आओगे ना। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो, मुझे घर भेज कर आप कहीं चलते बने। इतना नीच नहीं उठो ना, जब तेरी बाह पकड़े तो मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ा खड़ा रहा, फिर एकाएक से उठकर मंडराने वाली धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप से धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़ी तो क्या हो। उसके पाँव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। जुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियों बहुत तेज़ हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा जुनिया को गालियाँ दे रही है। उसके मन में कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गंडासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकल कर कहीं जा रही हो, दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अगौरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जो गेहूँ के खेतों को रोनता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा की मंडिया। वह रुक गया और दबे भाव आकर मंडिया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। वो गजब हो गया, अम्मा इतनी कठोर है, एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मेरे सामने जाकर फटकार दो तो इनको जुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं है तो सारी सेक ही निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठिकरा भी तेज़ हो गया है। मैं ज़रा अदब करता हूँ तो उसी का फल है। यह तो दादा भी वही जा रहे हैं। अगर जुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे नशा आ जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं न जानता था कि इस विपद में पड़ जान फंसेगी। जुनिया ने मुझे अपने मन में कितना धूर्त, कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं, घर से निकाल भी कैसे सकते हैं। क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है। अगर जुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगा। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करे तब तक माँ बाप है, जब उनमें ममता ही नहीं है तो माँ बाप कैसे। और जो ही मुंडिया से निकला, गोबर के दबे पाँव धीरे धीरे पीछे चलता है, लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पाँव बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पाँव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाय बेचारी जुनिया पर निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं। वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारी खलियान को भस्म कर देगी, यह उसने समझा था। अब उसमें इतना साहस न कि सामने आकर कहे, हाँ मैं चिंगारी फेंकी थी। जिस टिकोना से उसने अपने मन को संभाला था वह सब इस भूकंप के नीचे आ रहा है और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह जुनिया को क्या मुख दिखाए। वह 100 कदम चला पर इसमें उसने
कोई सिपाही मैदान से भागी। उसमें जूनिया की प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह विशाल की मीठी स्मृति याद आई जब अपनी उन्मत्त सांगों में उसने नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों पर रख देता था। जूनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले के एकांत जीवन काट रही थी। वह नर का मन आग्रह न था, न वह उदित उल्लास, न शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर बहुल्य का जाल छल भी तो वहाँ न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुँचाया या नहीं कौन जाने, पर उसने विपत्ति में डाल ही दिया। वह संभल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी को बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दरवाजे से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दरार से अंदर जाकर धनिया और जूनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। जूनिया की सिसकियाँ सुनाई दे रही तो धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चलकर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूँगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है, हमारे लिए कोई तुझसे तिरछी आंखों से भी ना देख सकेगा। गोबर गदगद हो गया। अगर आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने के मर देता और कहता, अब तुम परवाह न करो, आराम से बैठ खाओ, जितना दान पुण्य करना चाहो करो। जूनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं है। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वो मिल गया। जूनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे। अब तो घर तभी आएगा जब उसके पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक न समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उतनी प्रतिक्रिया भी उतनी ही गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक ने गोबर को अंतस्थल को मत कर वरत निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसने साथ ही संकल्प भी। जब तक वो कम से कम काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था, उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसकी भी क्या कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदास क्षमा ने जैसे उसके हृदय का प्रकाश डाल दिया। जब धनिया और जूनिया भीतर चली गई तो वह होरी कि उसी मुंडिया में जाकर बैठा और भविष्य के मंसूबे मानने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज़ मिलते हैं, यह उसने सुन रखा था। अगर उसने 6 आने रोज़ मिले और वह एक आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज़ बच जाए। महीने के 10 रुपये, साल भर में 125। वह 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दातादीन और यही पटेसरी आकर उसके हाँ में हाँ मिलाएंगे। जूनिया तो हमारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वही इसी तरह कमाता है तो सारे घर का दलितर मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती। अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजदूरी करता है। करने दो, मजदूरी करना भी तो कोई पाप नहीं है। और सदा 6 आने थोड़ी मिलेंगे। जैसे जो काम में होशियार होगा मजदूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर पर बैठकर भगवान का भजन करो, इस खेती में जान खपाने के सिवा और कुछ क्या रखा है। सबसे पहले वह एक पछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, अब तुम गौ माता की सेवा करो, इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा और परलोक भी। और क्या, एक आने में उसका गुजर आराम से न होगा। घर द्वार लेकर क्या करना है, किसी के ओसरे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिरें, धर्मशाला और फिर जिसकी वह मजूरी करेगा, क्या उसे रहने के लिए जगह न देगा। 8 रुपये का 10 सेर आता है, एक आने में 2.5 पाव हुआ। एक आने का तो वह आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग ये सब कहाँ से आएगा। 2 जून के लिए सेर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ न पूछो, मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है और हलवा और पूरी खाकर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो आधा सेर आटा खाकर दिन भर में मज़े से काम कर सकता है। इधर उधर की उपले चुन लिए, लकड़ी का सारा काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूनकर भुर्ता बना लिया। यहाँ दिन काटना है कि चैन करना है। पतल पर आटा गूंदा, उपलों पर बाटियाँ सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मज़े से खाकर सो रहे। घर पर ही कौन 2 जून रोटी मिलती है। 1 जून तो चबेना ही पड़ मिलता है, वहाँ भी 1 जून चबेने पर चल जाएगा। उसे शंका हुई, अगर कभी मजूरी न मिली तो वह क्या करेगा। मगर मजूरी क्यों न मिलेगी, जब वह भी तोड़ कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगने लगती है, जौ में गेरुए लगती है, सरसों में लाई लग जाती है। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो उसे भी न छोड़ेगा। दिन भर मजदूरी की, रात भर चौकीदारी कर लेगा। 2 आने की रात के काम मिल जाए तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो सबके लिए साड़ियाँ लाएगा। जूनिया के लिए हाथ का कंगन ज़रूर बनवाएगा, दादा के लिए एक मुंडा सा लाएगा। इन्हीं मनमोदों का स्वाद लेता हुआ सो गया। लेकिन ठंड में नींद का किस तरह रात कटी और तड़के उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोसी तो है, सांझ तक पहुंच जाएगा। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है, वो अपना ठिकाना ही क्यों लिखेगा। नहीं दादा दूसरे ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा है तो फिर जूनिया क्यों ना क्यों साफ कह दिया, अभी तो घर जा, मैं थोड़ी देर में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती क्यों कहती, मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगी। उसे वह कहाँ कहाँ बांधे फिरता।
दिन चढ़ने लगा। रात को कुछ न खाया था, भूख मालूम होने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे, कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले अब वह नहीं चल सकता था। लेकिन पास एक पैसा भी तो नहीं है। सड़क के किनारे झड़पेड़ियों में झाड़ थे। उसने थोड़े से बेर तोड़ लिए और उधर को बहराता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब न मन न माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पी बैठा। तब एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराही पानी पियोगे, थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की ओर चलो, लो कुल्लू और बना लो खांड। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगी, सारी खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खांड के भाव चीनी मिलेगी तो हमारा गुड़ कौन लेगा। उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पिंडियाँ लाकर कर दी। गोबर ने गुड़ खाया, पानी पिया। तम्बाकू तो पीते होगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चीलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रहोगे, एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन न जाने कब दोपहर हो गया। एक जगह देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति के सत्याग्रह के लिए बैठी है। पति सामने खड़ा उसे मना रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखकर खड़े हो गए। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं न जाऊँगी, न जाऊँगी, न जाऊँगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम नहीं दिया, न जाएगी, न जाऊँगी, न जाएगी, न जाऊँगी। पुरुष ने उसके केस पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लौट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसकी क्रूरता से कहा, मैं तेरे घर 7 जन्म न जाऊँगी, बोटी बोटी काट डाल, मैं तेरा गला काट लूँगा तो फांसी लपाओगे। पुरुष ने उसके केश छोड़ दिए, सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। पुरुष तो उसके चरम सीमा तक पहुँच गया। उसने आगे तक उसका कोई बस नहीं है। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ, परास्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है। युवती भी उठ बैठी और निश्चित भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ कि तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुँह से कहेगी, क्या बात हुई, मेरे माई बाप को क्यों गाली दी। किसने गाली दी, तेरे माई बाप को। जाकर अपने घर में पूछ। चलेगी तभी पूछूंगा। तू क्यों पूछेगा, कुछ दम भी है। जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढक कर सो। वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं है। तू उनकी गालियाँ सुन, मैं क्यों सुनूं। एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी के काम करती हूँ, क्यों किसी की धात सहूँ। मैं तेरा एक पित्तल का छुल्ला भी नहीं जानती। राहगीरों को इस कलम में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसने जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ में सामने कुछ न कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कोड़ी से आंखें निकाल कर कहा, तुम कौन हो। गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहर यहाँ नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेरी आएगी तो भी उसके छोटे पकड़ कर न खींचूंगा। अच्छा, तो अपने राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगा, काटूंगा। तुम कौन होते हो बोलने वाले, चले जाओ सीधे यहाँ से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वो क्यों चला जाए, सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं है। और जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है, वहाँ उसे हटाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। पुरुष ने होठ चबा कर कहा, तो तुम न जाओगे। आओ। गोबर ने अंगोछा कमर से बांध लिया और समर से तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊँगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता है हाथ पैर तुड़वा के जाओगे, या कौन चाहता है किसके हाथ पाँव टूटेंगे। तो तुम न जाओगे ना। पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसे जन युवती ने उसे धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो, अपने राह क्यों नहीं चाहते। या कोई तमाशा है, हमारा आपस का झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, मैं कभी उसे डांटती हूँ, तुमसे मतलब। गोबर अधिकार पाकर चलता बना। दिल में कहा, यह औरत मार खाने के ही लायक है। गोबर आगे निकल गया तो युवती ने पति को डाला, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो। उसे कौन सी बुरी बात कही थी जो तुम्हें चोट लग गई। बुरा काम करो तो दुनिया बुरा कहेगी, मगर है किसी भले घर का और अपनी बिरादरी का ही जान पड़ता है। क्यों उसे अपने बहन के लिए ठीक नहीं कर लेते। पत्नी ने संदेह स्वर में कहा, कि आप तक कुंवारा बैठा होगा तो पूछे क्यों नहीं लोते। पुरुष ने 10 कदम दौड़कर गोबर को आवाज़ दी, हाथ में ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर पर भूत सवार हुआ, तभी ललकार रहा है, मार खाए बगैर न मानेगा। अपने गाँव का कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गाँव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का कोई दईन था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होती होती बची, तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा। मैं हक ना हक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना। गोबर ने बताया, उससे मोरू से 5 बीघे खेत है, एक हल्की खेती होती है। मैंने तुम्हें तो भला बुरा कहा है,
उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुदा कभी कभी न जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो कुछ न कहूँगा, लुगाई ही से कहूँगा। उस पर अपना बस है, तुम ही सोचो। मैं कुपत तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़कर घसीटना आना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ ना किए काबू में तो नहीं रहती। चाहती है माँ से अलग हो जाओ, लेकिन सोचो कैसे अलग हो जाओ? किसके अलग हो जाओ? अपनी माँ से, जिसे जन्म दिया। यह मुझसे न होगा, औरत रहे या जाए। गोबर को भी यही राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म है भाई, माता से कौन ऋण हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई? न मानेगी तो क्या करेगी? मुझे तो उसने ऐसे फटकार बताई कि लजा गया। वह खुद पूछता रही हो। चलो ज़रा माता जी को समझा देना, मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप माँ भी गाली क्यों देती है। हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उनसे सुना जाएगा? सब दोस्त लुगाई का ही नहीं है, माता की भी तो दोस्त है। जब हर बात में वो अपनी बेटी को पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर में रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली नहीं देती। गोबर को रात के लिए ठिकाना चाहिए था। कोदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युवती बैठी हुई थी। अब वह गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कोदई ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आते ही नहीं थे, कहते थे कि ऐसी डांट सुनने के बाद उनके घर कैसे जाए। युवती ने घूंघट आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी सी डांट में डर गए? लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे? गाँव समीप ही था। गाँव का क्या, पुरवा था। 10-12 का घर होगा, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। कोदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने के लिए कैचिलम भर लाया और एक क्षण में वही युवती लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का छींटा मारकर मानो क्षमा मांग ली। अब वह उसको नंदोई हो रहा था। फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। ये पाठ यही समाप्त होता है। इस पाठ पे अभी हम कुछ राय नहीं ले सकते। इस पाठ का अगला भाग सुनेंगे तब इस पे हम कोई राय बना पाएंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दिल से धन्यवाद।